तो लीगल एंड रेगुलेटरी इन्वायरमेंट चैप्टर 8, इसमें क्या पढ़ना है कि डेफिनेशन क्या होता है सिक्योरिटीज का, डेरिवेटिव्स का, एज पर सिक्योरिटी कॉन्ट्रैक्ट 1956। तो जैसा दिया है कि डेरिवेटिव को एज अ सिक्योरिटी 1956 का जो रेगुलेशन है उसको अमेंड करके ऐड किया गया था। ठीक है। तो व्हाट इज सिक्योरिटी कॉन्ट्रैक्ट रेगुलेशन एक्ट? ठीक है। सिक्योरिटीज को डिफाइन किया गया है सेक्शन 2H ऑफ SCRA एक्ट में। ठीक है। सिक्योरिटीज में क्या इंक्लूड रहता है? शेयर, स्क्रिप्ट, स्टॉक, बॉन्ड, डिबेंचर, डिबेंचर स्टॉक्स, डेरिवेटिव, यूनिट ऑफ एनी इंस्ट्रूमेंट इशूड बाय कलेक्टिव इन्वेस्टमेंट स्कीम। ठीक है। यूनिट ऑफ एनी म्यूचुअल फंड्स। लेकिन सिक्योरिटीज में क्या इंक्लूड नहीं होता है? जो इंश्योरेंस पॉलिसीज, ठीक है, यूनिट लिंक पॉलिसीज होती ना, जो इंश्योरेंस भी प्रोवाइड करती है और इन्वेस्ट रिटर्न भी प्रोवाइड करती है, यानी कि इन्वेस्टमेंट एंड इंश्योरेंस, लाइफ इंश्योरेंस प्लस इन्वेस्टमेंट, तो वो सिक्योरिटीज में इंक्लूड नहीं होता है। ये पॉइंट याद रखिएगा। गवर्नमेंट सिक्योरिटीज, ठीक है, सर्टिफिकेट और इंस्ट्रूमेंट, और एनी सिक्योरिटी जिसको गवर्नमेंट ने डिक्लेयर किया है एज अ सिक्योरिटीज। ठीक है। तो डेरिवेटिव कैसे डिफाइन किया गया है? अ सिक्योरिटी डिराइव, जिसकी वैल्यू डिराइव होती है फ्रॉम डेप्ट इंस्ट्रूमेंट, शेयर, लोन, वेदर सिक्योर और अनसिक्योर। ठीक है। अ कॉन्ट्रैक्ट विद डिराइव इट्स वैल्यू फ्रॉम प्राइस इंडेक्स और प्राइस ऑफ अंडरलाइंग सिक्योरिटीज। यस। डिबेंचर्स का मतलब होता है जिसमें इक्विटी एंड डेप्ट, बॉन्ड्स दोनों की क्वालिटीज हो। ठीक है। दोनों की उसमें क्वालिटीज होती है। फिर कमोडिटीज डेरिवेटिव, और ऐसे इंस्ट्रूमेंट जिसको सेंट्रल गवर्नमेंट डिक्लेयर करेगा एज अ डेरिवेटिव। ठीक है। सेक्शन 18A प्रोवाइड नाउ नॉट विस्टैंडिंग एनीथिंग कंटेन एनी लॉ द सेम बीइंग इन फोर्स, कॉन्ट्रैक्ट इन डेरिवेटिव शैल बी लीगल एंड वैलिड। यस। ओके। ऐसे कॉन्ट्रैक्ट को लीगल माना जाएगा जो रिकॉग्नाइज एक्सचेंज में ट्रेड होते हैं और उसको सेटल करता है क्लीयरिंग हाउस ऑफ रिकॉग्नाइज स्टॉक एक्सचेंज बाय रूल एंड बाय लॉ। ठीक है। उसको लीगल माना जाएगा। आप डब्बा ट्रेडिंग करोगे, उसमें डेरिवेटिव करोगे, उसको कोई लीगल नहीं माना जाएगा। ठीक है। सिक्योरिटी एक्सचेंज बोर्ड ऑफ इंडिया एक्ट 1992, इसके तहत ये क्वेश्चन आएगा ही आएगा। ये क्वेश्चन आता ही है, कंपलसरी आता है। ठीक है। प्रोटेक्टिंग सिक्योरिटी, सेबी का क्या रूल है? प्रोटेक्ट करना इंटरेस्ट ऑफ इन्वेस्टर इन सिक्योरिटी, प्रमोट करना डेवलपमेंट ऑफ सिक्योरिटी मार्केट और रेगुलेट करना सिक्योरिटीज मार्केट को। तो ABC ये तीन याद रखिएगा। क्वेश्चन आता है विच इज नॉट द फंक्शन ऑफ सेबी। ठीक है। सेबी का क्या है? रेगुलेट करना बिजनेस इन स्टॉक एक्सचेंज एंड एनी अदर सिक्योरिटी मार्केट, रजिस्टरिंग एंड रेगुलेटिंग द वर्किंग ऑफ स्टॉक ब्रोकर एंड सब ब्रोकर को भी रेगुलेट करना, प्रमोट और रेगुलेट करना सेल्फ रेगुलेटरी ऑर्गेनाइजेशन को, फ्रॉडुलेंट एंड अनफेयर ट्रेड प्रैक्टिस को प्रोहिबिट करना, इंफॉर्मेशन कॉलिंग फॉर इंफॉर्मेशन फॉर्म, अंडरटेकिंग इंस्पेक्शन, कंडक्टिंग इंक्वायरी, ऑडिटिंग द स्टॉक एक्सचेंज। ठीक है। एंड म्यूचुअल फंड एंड सिक्योरिटीज मार्केट, इंटरमीडियरीज, सेल्फ रेगुलेटरी ऑर्गेनाइजेशन है। ठीक है। परफॉर्म सच एज फंक्शन एक्सरसाइज अकॉर्डिंग टू सिक्योरिटी कॉन्ट्रैक्ट रेगुलेशन एक्ट, और जो भी परफॉर्म करते हैं फंक्शन वो सिक्योरिटी कॉन्ट्रैक्ट रेगुलेशन एक्ट के तहत करते हैं। ठीक है। और मे बी डेलीगेटेड टू इट बाय सेंट्रल गवर्नमेंट। तो ये आता है यहां से क्वेश्चन। ठीक है। और डेरिवेटिव का फुल फॉर्म आता है, या डेरिवेटिव को कौन से एक्ट के तहत डिफाइन किया गया है, ये क्वेश्चंस आते हैं। ठीक है। तो रेगुलेशन इन ट्रेडिंग कमिटी किसकी थी? रेगुलेशन इन कमिटी डॉक्टर LC गुप्ता। ठीक है। 1988 में अमेंड किया गया था SCRA को, और डेरिवेटिव को इंक्लूड किया गया था। अपन ने चैप्टर 1 में देखा था इसको डिटेल में। एम आई राइट? ओके। देन यस सर, यस सर। या वही चीज रिपीट है और कुछ नहीं है। सेबी ने ग्रांट किया था एनी एक्सचेंज फुलफिल द एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया प्रिस्क्राइब बाय डॉक्टर LC गुप्ता। रेगुलेशन मीन्स गुप्ता जी। ठीक है। रेगुलेशन मीन्स डॉक्टर गुप्ता। ठीक है। भूलिएगा मत, आता है डेरिवेटिव्स का क्वेश्चन। सेक्शन 2 सर। हाँ। यस। ओके। डेरिवेटिव का डॉक्टर LC गुप्ता 1998। ठीक है।
Any exchange fulfill the eligibility criteria prescribed in LC Gupta committee report can apply to SEBI for grant of recognition under section 4A of Security Contract Regulation Act 1956, और वो स्टार्ट कर सकते हैं डेरिवेटिव ट्रेडिंग। ठीक है, एक्सचेंज में कम से कम कितने मेंबर होने चाहिए? 50 मेंबर्स, ये याद रखिएगा, 50 मेंबर्स। ठीक है, डेरिवेटिव एक्सचेंज सेगमेंट शुड हैव सेपरेट गवर्नमेंट काउंसिल, और उसमें ट्रेडिंग और क्लीयरिंग मेंबर 40% होने चाहिए मैक्सिमम। एक्सचेंज में 50 मेंबर। ठीक है, फिर डेरिवेटिव ब्रोकर क्लीयरिंग मेंबर रिक्वायर्ड टू सीक रजिस्ट्रेशन फ्रॉम सेबी इन एडिशन टू देयर रजिस्ट्रेशन एज ब्रोकर ऑफ एग्जिस्टिंग स्टॉक एक्सचेंज। मिनिमम नेटवर्थ होनी चाहिए डेरिवेटिव क्लीयरिंग के लिए 300 लाख या 3 करोड़, 3 करोड़ चाहिए आपको डेरिवेटिव के लिए, यानी कि क्लीयरिंग मेंबर बनने के लिए। ठीक है, मिनिमम नेटवर्थ फॉर क्लीयरिंग मेंबर ऑफ डेरिवेटिव 3 करोड़ या 300 लाख, क्वेश्चन आता है। ठीक है, और इनका नेटवर्थ में फिक्स असेट भी हो सकता है, प्लेस सिक्योरिटी, मेंबर कार्ड, नॉन अलाउेबल सिक्योरिटीज, बैड डिलीवरी, डाउटफुल डेट एडवांस, ये नॉन अलाउंसेंस है। कैपिटल पर प्लस फी फ्री रिजर्व होने चाहिए इनको। ठीक है, इंटेंजिबल असेट, प्रीपेड एक्सपेंस, 30% मार्केटेबल सिक्योरिटी। मिनिमम कॉन्ट्रैक्ट वैल्यू 15 to 20 लाख हो चुका है नवंबर 2024 से। 20 नवंबर 2024 से कॉन्ट्रैक्ट की वैल्यू जो पहले 5 लाख थी, अब 15 से 20 लाख के बीच हो चुकी है। ठीक है, इनिशियल मार्जिन रिक्वायरमेंट एक्सपोजर लिमिट लिंक टू कैपिटल एडिक्वेसी एंड मार्जिन डिमांड रिलेटेड टू रिस्क ऑफ लॉस ऑफ द पोजीशन विल प्रेस्क्राइब बाय सेबी। ठीक है, फिर एलसी गुप्ता जी का नाम आ गया इसमें। एलसी गुप्ता जी के अनुसार आपको केवाईसी फॉर्म लेना है। यस, लॉगिन आईडी। ओके, जस्ट वेट अ मिनट। जस्ट 1 मिनट में आपको शेयर कर दे रहा हूँ। यस, मैंने शेयर कर दिया आपसे। ठीक है, ट्रेडिंग मेंबर आर रिक्वायर्ड टू हैव क्वालिफाइड अप्रूवल यूजर एंड सेल पर्सन। ठीक है, जो सर्टिफिकेट पास हो। यहाँ पे देखिए कितनी बड़ी बात लिखी है सेबी ने। सेबी के द्वारा अप्रूव प्रोग्राम है, जो एनआईएसएम के प्रोग्राम्स होते हैं वो सेबी के द्वारा अप्रूव है। तो जो भी ट्रेडिंग मेंबर के अंडर काम करते हैं वो अप्रूव यूजर और सेल पर्सन होने चाहिए। ठीक है, मेंबर और ऑथराइज डीलर हैव टू फुलफिल सर्टेन रिक्वायरमेंट। पहला चीज केवाईसी भी होना चाहिए, केवाईसी बता दिया। केवाईसी रूल एंड रिक्वायरमेंट क्लाइंट से आपको लेना है। ठीक है, फिर नेटवर्थ क्राइटेरिया फॉर क्लीयरिंग मेंबर हैज बीन प्रोवाइडेड बाय सेबी। नेटवर्थ क्राइटेरिया फॉर ट्रेडिंग मेंबर लिमिटेड मेंबर हैव बीन डिसाइडेड बाय स्टॉक एक्सचेंज। क्लीयरिंग मेंबर की नेटवर्थ डिसाइड कौन करता है? सेबी। लेकिन ट्रेडिंग मेंबर और लिमिटेड ट्रेडिंग मेंबर की स्टॉक एक्सचेंज डिसाइड करता है। ठीक है, यहाँ से उतने ज्यादा कुछ क्वेश्चंस आते नहीं है। जो जो इंपॉर्टेंट चीज है उसको मैं बता देता हूँ। ठीक है, जो आपको एग्जाम में बहुत ज्यादा हेल्प करे। ठीक है, और ट्रेडिंग मेंबर्स को अपना 5 इयर्स का ट्रेड कंफर्मेशन स्लिप, एक्सरसाइज नोटिस, ट्रेडिंग सिस्टम से उसको 5 साल के लिए मेंटेन करना होता है, 5 इयर्स के लिए। ये याद रखिएगा, ये वाला पॉइंट। ठीक है, और जितने भी मेंबर ब्रोकर्स हैं इन डेरिवेटिव सेगमेंट आर रिक्वायर्ड टू इंस्पेक्टेड बाय द एक्सचेंज एटलीस्ट वंस इन अ ईयर। साल में एक बार एक्सचेंज को आपका जो मेंबर ब्रोकर हैं उनको इंस्पेक्शन करना है, कोई कुछ गलत तो नहीं कर रहे हैं, डिफॉल्ट तो नहीं कर रहे हैं। अ डिफॉल्ट बाय अ मेंबर इज इन अ डेरिवेटिव ट्रैक सेगमेंट, उनको सभी सेगमेंट में डिफॉल्ट माना जाएगा। ठीक है,
जहां के भी वो मेंबर हो, और ऑल एक्सचेंज में उनको डिफॉल्ट माना जाए। ठीक है, ऐसा नहीं है कि डेरिवेटिव में आप डिफॉल्ट हुए तो बाकी जगह भी आपको वैलिडिटी मिले। ठीक है। द पर्पस ऑफ इंस्पेक्शन ऑफ स्टॉक ब्रोकर रिकॉर्ड अंडर द सेबी रेगुलेशन इज इंश्योर द बुक ऑफ अकाउंट एंड अदर बुक आर बीइंग मेंटेन इन द मैनर वे। ठीक है। रिकॉग्नाइजेशन ऑफ स्टॉक एक्सचेंज अंडर SCRA 1956 ग्रांटेड बाय सेंट्रल गवर्नमेंट। ये डायरेक्ट एंड इनडायरेक्ट कंट्रोल करते हैं वर्चुअली ऑल एस्पेक्ट ऑफ सिक्योरिटी ट्रेडिंग एंड रनिंग द स्टॉक एक्सचेंज। ठीक है। इनके क्या है, सेंट्रल गवर्नमेंट के क्या रेगुलेटरी ज्यूरिडिक्शन है कि स्टॉक एक्सचेंज थ्रू द प्रोसेस ऑफ रिकॉग्नाइजेशन एंड कंटिन्यूस सुपरविजन कॉन्ट्रैक्ट इन सिक्योरिटी लिस्टिंग ऑफ सिक्योरिटी, ये सेंट्रल गवर्नमेंट भी मॉनिटर करती है। ठीक है। पेनाल्टी कब लगेगी, फिर आगे स्टॉक ब्रोकर अगर एक्ट को वायलेट करे, कोड ऑफ कंडक्ट को फॉलो ना करे, कंप्लेन को रिजॉल्व ना करे कस्टमर्स के, स्टॉक ब्रोकर इंडल्ज इन मैनिपुलेशन, अगर आप मैनिपुलेट करते हो आप स्टॉक ब्रोकर होके, अपनी फाइनेंशियल पोजीशन को डिटोरिएट करते हो, फेल करते हो पे ब्रोकर, आप फीस पेड नहीं करते हो, वायलेट करते हो कंडीशन ऑफ रजिस्ट्रेशन, स्टॉक ब्रोकर को सस्पेंड कर किया जाता है स्टॉक एक्सचेंज के द्वारा। ठीक है। फिर रेगुलेशन इन क्लीयरिंग एंड सेटलमेंट एंड रिस्क मैनेजमेंट। ठीक है। इसका रेगुलेशन क्या है, इसमें से क्वेश्चन जो आता है, रिस्पॉन्सिबिलिटी ऑफ क्लीयरिंग कॉर्पोरेशन, आपको मार्जिन कलेक्ट करना है टाइमली, स्मूथ ऑपरेशन ऑफ डेली क्लीयरिंग एंड सेटलमेंट, एक्टिंग एज अ लीगल काउंटर पार्टी फॉर एवरी कंडक्ट, मॉनिटरिंग द पोजीशन इन डेरिवेटिव इन कैश सेगमेंट, डिसाइडिंग डेली सेटलमेंट प्राइस। ये क्लीयरिंग कॉर्पोरेशन की रिस्पॉन्सिबिलिटी है। ठीक है। कीपिंग कंसिस्टेंट रिकॉर्ड ऑफ मार्जिन एट क्लाइंट लेवल, इंश्योरिंग दैट क्लाइंट मार्जिन आर नॉट अप्रोप्रिएट अगेंस्ट ब्रोकर डील। ठीक है। सम ऑफ द रिपोर्ट इंफॉर्मेशन विद डेरिवेटिव सेगमेंट ऑफ स्टॉक एक्सचेंज हैज टू प्रोवाइडेड टू सेबी, यानी कि स्टॉक एक्सचेंज सेबी को क्या प्रोवाइड करता है, वैल्यू एट रिस्क अगर वायलेट हुआ तो, कोई ब्रोकर मेंबर डिफॉल्ट किया तो, डेली मार्केट एक्टिविटी रिपोर्ट और डेली मार्केट रिपोर्ट। ठीक है। अब फिर आ गया ट्रेड गारंटी फंड, उसका क्या ऑब्जेक्टिव है, गारंटी करना सेटलमेंट ऑफ बोनाफिड ट्रांजेक्शन ऑफ मेंबर ऑफ द एक्सचेंज। ठीक है। इन क्यू क्या लिखा है, कॉन्फिडेंस इन माइंड्स ऑफ मार्केट पार्टिसिपेंट। ठीक है। टू प्रोटेक्ट द इंटरेस्ट ऑफ द इन्वेस्टर इन सिक्योरिटीज। ठीक है। एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया क्या होता है मेंबरशिप का डेरिवेटिव सेगमेंट में, कि आपका नेटवर्थ 3 करोड़ होना चाहिए या 300 लाख। ठीक है। आपको क्लीयरिंग एज अ क्लीयरिंग मेंबर आपको ऑडिट रिपोर्ट सबमिट करना है एवरी 6 मंथ में। ठीक है। सेल्फ क्लीयरिंग मेंबर का नेटवर्थ होता है 1 करोड़। ये क्वेश्चन आएगा, ये बॉक्स बना दिया हूं, इसको देख लेना बॉस, इसको याद करना है और कुछ नहीं करना है इसके अलावा। लिक्विड नेटवर्थ कितनी होनी चाहिए, एटलीस्ट 50 लाख। एवरी क्लीयरिंग मेंबर की लिक्विड नेटवर्थ होनी चाहिए 50 लैक्स। सर्टिफिकेट रिक्वायर होता है, मेंबर आर रिक्वायर्ड टू पास द सर्टिफिकेट प्रोग्राम अप्रूव बाय सेबी। ठीक है। आपको डेरिवेटिव में करना है तो आपको पास करना पड़ेगा सर्टिफिकेट एग्जाम। ठीक है। और हर ट्रेडिंग मेंबर को 2 अप्रूव यूजर प्रोवाइड करने होते हैं हु हैव पास द सर्टिफिकेट प्रोग्राम। आप समझ में आया कि ये NISM 8 सीरीज की कहां पे जरूरत पड़ेगी आपको। ठीक है। जो अप्रूव यूजर होते हैं ना वही परमिटेड होते हैं डेरिवेटिव ट्रेडिंग टर्मिनल में, और वो भी जो सर्टिफिकेट पास होते हैं। ठीक है। स्टैंडर्ड ऑपरेशन SOP ऑफ केस इन डिफॉल्ट ऑफ ट्रेडिंग मेंबर और क्लीयरिंग मेंबर, अगर आप डिफॉल्ट कर गए तो। ठीक है। ऑन रिसीविंग एनी सच वार्निंग सिग्नल, एक्सचेंज और क्लीयरिंग कॉर्पोरेशन डिपॉजिटरी आर रिक्वायर्ड टू एक्ट इन द मैनर लेट डाउन इन SOP। आपको SOP फॉलो करना है। क्लीयरिंग मेंबर ऑफ द ट्रेडिंग इज ऑल्सो रिक्वायर्ड टू टेक नेसेसरी एक्शन लेट डाउन इन SOP। एनी इंटरिम मेजर स्टॉक एक्सचेंज क्लीयरिंग कॉर्पोरेशन आर रिक्वायर्ड टू सेटल क्रेडिट बैलेंस। अब देखिए ये क्वेश्चन यहां से आएगा, देखिए यही मैं खोज रहा था, जिसका 25 लाख से कम का बैलेंस है, स्मॉल इन्वेस्टर। ठीक है। यहाँ बहुत से लोग सोचते हैं हमारे पास 25 लाख रुपए है, इन्हें की बता रहा हूँ एक एग्जाम्पल, कि वो अपने आप को बड़ा इन्वेस्टर समझते हैं। 25 लैक्स में यहाँ देखो क्या लिखा है, 25 लाख स्मॉल इन्वेस्टर, उनको तुरंत आपको सेटल करना है। ठीक है। स्टॉक एक्सचेंज क्लीयरिंग मेंबर आर रिक्वायर्ड टू सेटल क्रेडिट बैलेंस ऑफ स्मॉल इन्वेस्टर जिनका टोटल बैलेंस 25 लाख से कम है। ठीक है। जो भी उनके पास बैलेंस बचा है उनसे,
बाकी जो 25 लाख से ऊपर के, उनको प्रो रेटा बेसिस पे आपको रिमेनिंग फंड देना है। ठीक है। अगर स्टॉक एक्सचेंज, ये क्वेश्चन आएगा ही आएगा, स्मॉल इन्वेस्टर 25 लाख से नीचे, 25 लाख से ऊपर को प्रो रेटा बेसिस में आपको पेड करना है। हैंडलिंग स्टॉक एक्सचेंज आउटेज, तो मार्केट इंफ्रास्ट्रक्चर इंस्टीट्यूट जो अपन ने लास्ट चैप्टर में भी देखा था, अगर एनी आउटेज आता है तो आपको सेबी को इमीडिएट इन्फॉर्म करना है थ्रू ईमेल, इमीडिएट इन्फॉर्म करना है सेबी को। ठीक है। मार्केट पार्टिसिपेट एंड अदर एमआईआई मस्ट इन्फॉर्म इमीडिएटली एटलीस्ट 15 मिनट के अंदर, और ब्रॉडकास्ट करना है मैसेज वेबसाइट में। ठीक है। अगर कोई एक सेगमेंट डिसरप्ट हुआ है तो बाकी के सेगमेंट में ट्रेडिंग अनअफेक्टेड चलते रहेगी। ट्रेडिंग कंटिन्यू चलेगी अदर स्टॉक एक्सचेंज में जो अफेक्टेड नहीं हुआ है। ठीक है। अगर जल्दी से रिस्टोर नहीं होता है तो आपको डिजास्टर रिकवरी साइट को एक्टिवेट करना है। और एक्सचेंज मस्ट इन्फॉर्म द मार्केट पार्टिसिपेंट एटलीस्ट 15 मिनट बिफोर द रिजप्शन रिज्यूम। अगर आप ट्रेडिंग को कर रहे हैं तो 15 मिनट पहले आपको ट्रेडिंग मार्केट पार्टिसिपेंट को बताना है। तो ये जो बॉक्स है, फिर इस बॉक्स से क्वेश्चन आएंगे बॉस। ठीक है। अगर कोई एक्सटेंशन कर रहे हो स्टॉक मार्केट एक्सचेंज के टाइम में, ठीक है, अगर कोई आउटेज हुआ तो आपको सेम नीड टू इंटीमेट द ऑल मार्केट पार्टिसिपेंट। ठीक है। और सेबी विद इन अ स्टिपुलेटेड टाइम। ठीक है। अब यहां ये बॉक्स तो बॉक्स ही बना हुआ है, इसमें से क्वेश्चन आएगा। अगर मार्केट नॉर्मल ट्रेडिंग एटलीस्ट 1 आवर बिफोर शेड्यूल मार्केट क्लोजर, 1 घंटा पहले नॉर्मल हो जाता है मार्केट, तो कोई ट्रेडिंग आवर्स में चेंज नहीं होगा। यानी कि 3:30 बजे का समय है, 2:30 बजे, ठीक है, एटलीस्ट 1 आवर बिफोर, तो 2:30 बजे से पहले अगर ठीक हो गया तो ठीक है। और ट्रेडिंग डज नॉट रिज्यूम द नॉर्मल विथ इन अ 1 आवर बिफोर द शेड्यूल मार्केट क्लोजर, तो आपको एक्सटेंड करना है मार्केट आवर 1.5 आवर फॉर द डे। 1.5 घंटे आप एक्सटेंड करोगे मार्केट आवर, अगर रिज्यूम नहीं होता क्लोजिंग मार्केट के 1 घंटा पहले तक। ये क्वेश्चन आएगा बॉस, ये कंफ्यूज करता है। और ठीक है, आउटेज हैपन हुआ अगर लास्ट ट्रेडिंग आवर ऑफ द नॉर्मल ऑपरेशन या लेटेस्ट बिफोर 15 मिनट ऑफ नॉर्मल शेड्यूल मार्केट, 15 मिनट पहले, ठीक है, तो आपको ट्रेडिंग आवर 1.5 आवर फिर बढ़ाना है। ठीक है। ये क्वेश्चन आता ही आता है, ये बॉक्स फिर बना देता हूं यहाँ पे, आप लोग रिकॉर्डिंग देखोगे तो आपको हेल्प मिलनी चाहिए। आई थिंक चैप्टर तो कंप्लीट हो गया यहाँ पे। एनी क्वेश्चंस?